बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे पाइथन का कोड लिख के। तो हम चलते हैं पाइथन के कोड की तरफ और वहाँ पे जाके हम अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम एक और नए टूल की तरफ जाएंगे जो कि है गूगल कोलैब। गूगल ने अपने जीपीयूज़ जो हैं वो लोगों के लिए यूसेज के लिए फ्रीली अवेलेबल कर दिए हैं विद लिमिटेड यूज़ पॉसिबिलिटी। तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ सीपीयू है और जीपीयू नहीं है, और अगर डीप लर्निंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स लाइट वेट करना चाहते हैं, तो आप गूगल कोलैब को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं तो फिर आप गूगल कोलैब का प्रो वर्जन ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपके पास बड़े जीपीयू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आप colab.research.google.com इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने जीमेल वाले अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन बना सकते हैं और उसके बाद फिर इस कोलैब के अंदर अपने फाइल्स को हार्ड डिस्क में से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कोड लिख के चला भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पाइथन का कोड इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है और इसका फॉर्मेट वही है IPYNB, जो हमारा जुपिटर नोटबुक में फॉर्मेट होता था। इसी तरह हम .py फाइल्स भी इसके अंदर चला सकते हैं। इसको चलाने से पहले हम इसके अंदर रन टाइम में जाते हैं और यहाँ पे चेंज रन टाइप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन का वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम पाइथन में कोड चलाना चाहते हैं, आर में या जूलिया लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद फिर हम हार्डवेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सीपीयू होता है और हम एक T4 जीपीयू भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल के साथ। तो जब हम T4 जीपीयू को सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो गूगल इसके इंजन को रीस्टार्ट करेगा और हमें एक जीपीयू लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल कर देगा। इस जीपीयू के ऊपर हमारी मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो हम कोड को देखते हैं। हम टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को यहाँ पे चूज़ करेंगे। टेंसरफ्लो लाइब्रेरी एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है जो डीप लर्निंग के लिए लिखी गई थी, और डीप लर्निंग में हमारे पास क्योंकि डेटा ह्यूज होता है तो टेंसरफ्लो लाइब्रेरी जो है उस डेटा को टेंसर्स में कन्वर्ट करके उसकी कंप्यूटेशन को पैरेलल में रन करती है जीपीयू के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग जो है वो सुपर फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को एज TF। ये स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि सब लोग जो है इसको TF के नाम से ही इंपोर्ट करते हैं। फिर sklearns में से हम डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे, लोड वाइन का डेटा सेट। इसको हम पहले भी कई दफ़ा लर्निंग के लिए यूटिलाइज कर चुके हैं। फिर sklearn.model सिलेक्शन में से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, जिससे हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। और प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में से हम स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, जिससे हम डाटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोड वाइन के फंक्शन से डाटा को लोड कर लेते हैं और हमारे पास इनपुट डाटा और उनके टारगेट वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे हम सुपरवाइज लर्निंग परफॉर्म करेंगे, लिहाजा टारगेट वेरिएबल्स भी हमें चाहिए। फिर हम ट्रेनिंग डाटा को ट्रेन और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट कर लेते हैं और 80-20 की स्प्लिट रेशो भी रखते हैं। इसके बाद स्केलर लाइब्रेरी से हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं और स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन को यूज़ करते हुए हम ट्रेनिंग डाटा को और टेस्ट डाटा को स्केल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग शेप को प्रिंट करवा देते हैं। इस कोड ब्लॉक के साथ ही आपको प्ले का बटन नज़र आएगा, जिससे ये वाला कोड ब्लॉक प्ले हो जाएगा। आप इसको प्ले कर सकते हैं और हमें पता लग गया कि हमारी ट्रेनिंग डाटा की तादाद 142 है और उनकी डायमेंशन जो है वो 13 है। नेक्स्ट हम अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बिल्ड करते हैं। इसके लिए हम टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी में से न्यूरल नेटवर्क का मॉडल यूज़ करेंगे, ताकि ये न्यूरल नेटवर्क का मॉडल हमारे जीपीयू के ऊपर ट्रेन हो सके। तो यहाँ से हम tf.keras.sequential मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लेयर्स डाल देते हैं। पहली लेयर हम डेंस लेयर डालते हैं, जिसके अंदर 16 फ़िल्टर्स हम रखते हैं। एक्टिवेशन जो है वो रेलू फंक्शन रखते हैं और इनपुट की शेप जो है, जो हमारी ट्रेनिंग डाटा की शेप है, वो दे देते हैं।
इसके बाद हम एक और डेंस लेयर ऐड करते हैं 8 नोड्स के साथ, और वहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन रेलो ही यूज़ करते हैं। ये हमारी 2 हिडन लेयर्स हो गई, और फिर फाइनल हमारी आउटपुट लेयर जो है वो भी डेंस लेयर होती है, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट आउटपुट आ सकती हैं, और यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। यूजुअली जब हम डीप लर्निंग के नेटवर्क्स बनाते हैं, तो जो फाइनल हमारी आउटपुट होती है, वहाँ पे हम सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो क्लासिफिकेशन की आउटपुट देने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है। तो हम इस मॉडल को चलाते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसने लेयर्स की तफसील दे दी। ये डेंस लेयर 3, डेंस लेयर 4 और डेंस लेयर 5 हमारे पास आ चुकी हैं। पहले के अंदर 16 नोड्स हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 नोड्स हैं। पहली लेयर के अंदर हमारे पास 224 पैरामीटर्स हैं, जिसको मॉडल ने लर्न करना है। सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास 136 डिफरेंट पैरामीटर्स यानी वेट्स और बायसेस है, जिसको मॉडल ने लर्न करना है। और फाइनल आउटपुट लेयर में हमारे पास 27 पैरामीटर्स है, जो मॉडल इस प्रोसेस में लर्न करेगा। हमारे पास टोटल पैरामीटर्स जो है वो 387 हो गए। हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर्स यही 387 सारे हैं, और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो हैं वो 0 हैं। इन टोटल पैरामीटर्स का साइज़ जो है वो 1.5 किलो बाइट्स है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपने न्यूरल नेटवर्क के मॉडल को कंपाइल करते हैं। इसके लिए जो हम ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे वो एडम ऑप्टिमाइज़र करेंगे। हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर सकते हैं। एडम ऑप्टिमाइज़र जो है एक पॉपुलर चॉइस है, और इसको अक्सर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। लॉस फंक्शन भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा लॉस फंक्शन यूज़ किया जाए। हम स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे। पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हम आरएमएससी और क्रॉस एंट्रोपी दोनों तरह के लॉसेस को देख चुके हुए हैं, और यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे वो है एक्यूरेसी का। हमने डिफरेंट मैट्रिक्स पढ़े थे, जिनमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर थे। तो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी को एज परफॉर्मेंस मैट्रिक ले लिया है। इसके बाद फिर हम मॉडल डॉट फिट के फंक्शन से मॉडल को ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग डाटा की इनपुट पे और ट्रेनिंग डाटा के लेबल्स के ऊपर। हम न्यूरल नेटवर्क को स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैक्सिमम 20 ईपॉक्स तक वो जाए, और वर्बॉस इज इक्वल टू 1 या 2 से आप बता सकते हैं कि मॉडल अपनी इंटरनल वर्किंग जो है उसकी आउटपुट हमें आउटपुट पे दिखाता रहे, जिससे हमारे मॉडल की डीबगिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। हम वर्बॉस के फीचर को 0 की बजाय 1 कर देते हैं, ताकि हमें जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसकी थोड़ी सी इंसाइट्स मिल सके। अब हम इस कोड को चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी ईपॉक्स 1 स्टार्ट हो गई है आउट ऑफ टोटल ऑफ 20 ईपॉक्स, और बड़ी जल्दी से हमारी सारी ईपॉक्स कंप्लीट हो गई, क्योंकि हम जीपीयू प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम मॉडल को इवेलुएट करेंगे। उसके लिए हम मॉडल डॉट इवेलुएट के फंक्शन में अपना टेस्ट डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, और लॉस और एक्यूरेसी की वैल्यूज़ हम आउटपुट पे ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम वर्बॉस को 1 करते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी इंसाइट मिल सके, और फिर हम लॉस और एक्यूरेसी को प्रिंट कर देंगे। इस कोड ब्लॉक को हम रन करते हैं, और उसने 2 रन किए, और उसके बाद उसने हमें टेस्ट का लॉस जो बताया है वो 0.064 है, और टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो हमारी 1.0 है। अब वाइन का डेटा सेट बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट है, जिसको हमने क्लासिकल मशीन लर्निंग से भी सॉल्व कर लिया था। जब हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डीप लर्निंग में लेके आते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लिहाजा वो इसको परफेक्टली लर्न कर लेता है। लिहाजा हमने गूगल कोलैब को यूज़ करना सीखा, और देखा कि कैसे हमें फ्रीली जीपीयूज़ जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं विद लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और उसके अंदर हम अपने डीप लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करके उनके रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं।